ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट, आप लोगों ने ये टर्म जो है ये कई बार पिछले 2-3 दिनों में सुना होगा। क्या ये टर्म है और इसका संबंध किससे है, आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें समझना ये है, ये करंट अफेयर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये करंट अफेयर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसका संबंध जो है वो ट्रंप और ईरान से है, जो अक्सर न्यूज में रहते हैं। अब यहां पर हमें समझना क्या है, टू नैरेटिव एंड वन सैंक्शन वॉर। अब जो युद्ध हमारे उस पे लड़ा जा रहा था, मैदान में लड़ा जा रहा था, जिसमें एक दूसरे के ऊपर मिसाइल मार रहे थे, अब ये युद्ध जो एक ऐसी स्थिति में आ गया है जिसमें अब ये इकोनॉमिक वॉर के रूप में होने लगा है। हम लोगों के यहाँ पर क्या हो रहा है कि वॉर के पैमाने चेंज हो रहे हैं। पहले युद्ध कैसे होता था कि लोग सेनाएं आपस में लड़ती थी, एयरफोर्स नेवी और वो। आजकल युद्ध के इकोनॉमिक वॉर भी शुरू हो गई है, इंफॉर्मेशन वॉर भी शुरू हो गई है। तो ये कई तरीके की वॉर्स हैं जो अब एक नया रूप ले रहे, स्पेस वॉर भी शुरू हो गई है। तो सबसे पहले हमें समझना क्या है कि ये ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट है क्या। ठीक है, उसमें यूएस ने क्या कहा और तेहरान ने उसका क्या रिस्पॉन्स दिया। ठीक है, अब ये हमारे किस मेंस के परस्पेक्टिव से ये हमारा जीएस पेपर 2 से इंपॉर्टेंट है, इंडिया एज एन वर्ल्ड। क्योंकि अगर और इंटरनल रिलेशन से अगर ईरान पर सैंक्शन लगते हैं तो इसका जाहिर सा ये बिल्कुल फैक्ट मान के चलिए कि इसका असर जो है वो भारत पर भी पड़ेगा। क्योंकि आपने अभी देखा जब युद्ध का असर भारत पर पड़ा था तो क्या जो इकोनॉमिक सैंक्शन लगेंगे वो भारत का नहीं पड़ेगा। भारत का चाबहार पोर्ट भी ईरान में ही है, जिससे हम लोग अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया को जोड़ने की बात करते हैं। ठीक है, तो जीएस पेपर 2 इंडिया एंड वर्ल्ड एंड इंटरनेशनल रिलेशन के लिए टॉपिक है। अब समझते हैं कि ये पूरा ऑपरेशन क्या है जो इकोनॉमिक आउटकास्ट इसका नाम दिया गया है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम देखें तो इसमें एक्चुअली में हुआ क्या था। तो 24 अगस्त 2026 में एक वो आया, एक अपडेट आया और वो अपडेट क्या था, इकोनॉमिक ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट का। अब इसमें कह रहा है कि 5 सेक्टर जो है सैंक्शन किए जाएंगे। 5 सेक्टर को सैंक्शन करने के लिए बोल रहा है। एक तो कह रहा है डिजिटल एसेट्स। अब ये डिजिटल एसेट्स क्यों सैंक्शन करेंगे, सबसे पहले आपको समझना ये होगा, ईरान के ऊपर पहले से ही काफी सैंक्शन चल रहे थे। अब ईरान किसी से सामान खरीदता है या ईरान किसी को सामान बेचता है तो एक पेमेंट गेटवे है, जैसे हम लोग फोन पे यूज करते हैं तो एक पेमेंट गेटवे है स्विफ्ट। ठीक है, स्विफ्ट कारी नहीं, स्विफ्ट एक जैसे हम लोग फोन पे यूज करते हैं स्विफ्ट है, ये इंटरनेशनल ट्रेडिंग में यूज होता है। तो इस पर ईरान का एक्सेस क्या हो गया, बंद हो गया। ठीक है, तो अब कह रहे ईरान ने, अब ईरान को सामान खरीदना है बेचना है तो ये क्रिप्टो में अपना जो है वो ट्रेड कर रहे थे कि आप हमें क्रिप्टो में पेमेंट कर दो, बिटकॉइन या इथेरियम जो भी बिटकॉइन चलते हो, या हम आपको क्रिप्टो में कर लेंगे। तो कह रहा है जितने भी डिजिटल एसेट्स हैं उन पर अब हम रोक लगा देंगे। बात समझ में आ गया। दूसरा कह रहा है टेक्नोलॉजी। कोई भी टेक्नोलॉजी, जो कोई भी देश अगर ईरान को टेक्नोलॉजी देता है या ईरान किसी को टेक्नोलॉजी देता है तो टेक्नोलॉजी पर हर तरीके से क्या होगा, सैंक्शन होगा। ठीक है, तो दो आपको इसमें प्रीलिम्स के लिए याद रखना है, इकोनॉमी में 5 सेक्टर है। सबसे पहले डिजिटल एसेट्स, दूसरा कह रहा है टेक्नोलॉजी और तीसरा कह रहा है गोल्ड। गोल्ड जो है वो एक महत्वपूर्ण लिक्विड कह सकते हैं एसेट होता है और कभी अगर हमारे पास कैश की शॉर्टेज है तो हम गोल्ड में भी पेमेंट कर देते हैं। तो अगर ये गोल्ड पर भी सैंक्शन लगा रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ईरान को पूरी तरीके से अलग था, डिजिटल एसेट कर दिए तो अब क्रिप्टो से पेमेंट नहीं हो सकती, गोल्ड से भी पेमेंट नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से क्या है, ईरान को अलग थलग करने का एक मतलब इकोनॉमिक तौर पर तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी पर दिया। उसके बाद कह रहा है एविएशन सेक्टर। एविएशन सेक्टर का मतलब क्या हुआ, एविएशन सेक्टर बहुत बड़ा है। जैसे मान लीजिए कि उनके जो जहाज है वहां की सर्विसिंग है, रिपेयरिंग है, तो उससे लिए जो ट्रेड चलता है। एविएशन मतलब होता है कि उनके ईरान की टेरिटरी से अगर किसी देश का जहाज उतर रहा है तो ईरान को उसको, जैसे समझे हमारा एक एयर स्पेस होता है। आपने युद्ध में कई बार सुना होगा कि ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया, भारत ने बंद कर दिया, पाकिस्तान। एयर स्पेस का मतलब क्या होता है कि मान ले हमारा कोई जहाज है और उसको जाना है अफगानिस्तान और वो पाकिस्तान के ऊपर से उड़ के जाता है, तो जितनी देर वो पाकिस्तान के स्पेस में रहेगा, उसकी टेरिटरी में रहेगा, वायु सीमा में रहेगा, तो कुछ चार्ज उसको पाकिस्तान को देना पड़ता है। तो एयर स्पेस में क्या होता है, अब कोई भी जहाज जो है, चाहे वो मालवाहक जहाज हो चाहे वो यात्री विमान हो, वो अब ईरान के ऊपर से गुजर नहीं सकता और ईरान के साथ कोई भी ट्रेड नहीं कर सकता एविएशन सेक्टर में। और अगला कह रहा है शिपिंग में। शिपिंग में भी उन्होंने कर दिया। इसका मतलब क्या है कि दो इसके मोटे मोटे पहलू हैं। सबसे पहला ये कि ईरान किसी से किसी भी तरीके से व्यापार ना कर सके, उसको वो किसी को पेमेंट कर नहीं पाएगा, पेमेंट रिसीव नहीं कर पाएगा, एक तो वो लग गया सैंक्शन। दूसरा क्या है, जो हमारा पेमेंट जो व्यापार करने के जो मार्ग होते हैं वो भी बंद कर दिए, एविएशन और शिपिंग। लैंड मार्ग थोड़ा अब चोरी चुप्पे से कुछ भी काम हो सकता है तो वो हो सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए 5 सेक्टर आपको याद रखने हैं जो हमारे हैं।
ठीक है, अब ये भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है वो भी हम लोग समझेंगे। अब यहां पर कह रहा है कि 60 प्लस एंटिटीज हैं, 60 प्लस एंटिटीज, इंडिविजुअल एंड वेसल न्यूली डेजिग्नेटेड बाई OACM, इन पर भी सैंक्शन लगेगा। 17 क्या है, इरानियन साइबर एक्टर इंडिकेटेड FBI इन, साइबर जो फोर्स होती है उसके जो एक्टर है उन पर भी फोर्स लग रहा है। तो 5 तरीके के जो है, 5 सेक्टर में 60 प्लस इंडिविजुअल एंटिटीज मतलब जो बॉडीज होती हैं उन पर भी सैंक्शन लगा रहे हैं, वेसल्स में सैंक्शन मारा है, ठीक है। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि जो साइबर इरानियन साइबर एक्टर जो है, जो साइबर में काम करते हैं उनके ऊपर भी लगा रहे हैं। अनडिस्प्यूटेड सीक्वेंस ऑफ इवेंट, अब यहां पर समझना इवेंट क्या है। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट अनाउंस ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट, न्यू सेकेंडरी सैंक्शन टारगेटिंग ईरान ग्लोबल फाइनेंशियल कनेक्शन, यानी कि ग्लोबल फाइनेंशियल कनेक्शन जितने भी हैं ईरान के, उसको तोड़ने के लिए जो यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी थे उन्होंने ये अनाउंस किया था ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट। सैंक्शन फॉलोज फरवरी से अप्रैल 2026 यूएस इजरायली मिलिट्री स्ट्राइक ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। अब ये जो ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट है ये एक्सटेंशन ही कह सकते हैं जो इकोनॉमिक ऑपरेशन एपिक फ्यूरी था, जिसमें इजराइल और ईरान यूएस की मिलिट्री ने अटैक किया था, कहां पर, ईरान के ऊपर, ठीक है। दैट किल्ड सुप्रीम लीडर एंड डिग्रेडेड इट्स न्यूक्लियर एंड मिलिट्री कैपेसिटी। अब ये इन्होंने कहा कि ये जो हमारा इकोनॉमिक आउटकास्ट जो है वो है ऑपरेशन, ये उसी का फॉलो अप है, वो उसी का फॉलो अप है जो सैंक्शन है, ठीक है, अलग से नहीं, मतलब उसी, अब वो युद्ध और गंभीर होगा क्योंकि इकोनॉमिक जब चीजें बढ़ती है तो और भी चीजें गंभीर जो होती हैं, तो हो सकता है कि आने समय में किल्लत दिखे गैस और उसकी। अगला कह रहा है ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर थे, ठीक है, पब्लिकली वॉन्स हाई रिस्पॉन्स इज एनी एक्सीलेशन टारगेटिंग कंट्री दैट कोऑपरेट विद वाशिंगटन। अब ईरान ने भी, फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने भी क्या कह दिया है, कह रहा है कि इसके अगर ये एस्केलेशन होता है, ये चीजें बढ़ती हैं, तो हमारी तरफ से भी जो है रिस्पॉन्स आएगा। कैसा रिस्पॉन्स, टारगेटिंग कंट्रीज दैट कोऑपरेट विद वाशिंगटन, यानी ऐसे देशों के साथ जो वाशिंगटन के साथ कोऑपरेट करते हैं। तो अब अभी तो ये हुआ है, अब ईरान का देखते हैं क्या है, क्या आता है। चाइना एंड रशिया सिग्नल्स दे विल नॉट कंप्लाई विद यूएस न्यू सैंक्शन डिजाइन। अब होता क्या है कि मान ले हमारी कोई एविएशन टेक्नोलॉजी है या कोई मिलिट्री की टेक्नोलॉजी है, वो देता है चीन या रशिया ईरान को, तो उस पर तो सैंक्शन लगा हुआ है। तो रशिया और चीन ने, और एविएशन में मदद करता है तो भी उस पर सैंक्शन लगा है। सैंक्शन का मतलब ये होता है कि कोई भी देश अगर ऐसा व्यापार करेगा तो वो सैंक्शन माना जाएगा कि इस सैंक्शन का उल्लंघन किया जाएगा, तो फिर जो एक्शन लेना है वो यूएस उसके लिए एक्शन लेगा। तो यहां पर हमें समझना यह है कि चीन और रशिया ने यह सिग्नल दे दिया है कि जो भी यूएस के सैंक्शन हो रहे हैं उस पर हम कोई भी कॉपरेशन नहीं देंगे, ये सिग्नेचर के कंप्लाई नहीं करेंगे उसके साथ, ठीक है। तो ये पूरा मोटा मोटी हमारा जो था ऑपरेशन आउटकास्ट का क्लियर था, ठीक है। सबसे पहले 5 सेक्टर है डिजिटल एसेट पे, कोई भी दुनिया का कोई भी देश जो है डिजिटल एसेट पर कोई लेन देन नहीं करेगा, कोई व्यापार नहीं करेगा। टेक्नोलॉजी, कोई भी ईरान से टेक्नोलॉजी नहीं, ईरान को टेक्नोलॉजी नहीं देगा, अगर देता है तो वो सैंक्शन माना जाएगा, उल्लंघन है, फिर उसके ऊपर जो है नए सैंक्शन लगाए जाएंगे। गोल्ड का लेन देन नहीं हो सकता, एविएशन में नहीं हो सकता, शिपिंग में नहीं हो सकता। मान लीजिए एविएशन में कल को जहाज खराब हो जाए ईरान का, अब उसको उसके इंजीनियर चाहिए, अब इंजीनियर ईरान के पास उतनी टेक्नोलॉजी, मतलब उतने एक्सपर्ट नहीं है, अब वो चीन से मंगाना चाहता, चीन अगर देता है तो माना जाएगा चीन ने सैंक्शन का उल्लंघन किया है। तो ये चीज जो है हमें समझनी होगी। नेक्स्ट कह रहा है वाशिंगटन फ्रेमिंग द एंड गेम। अब यहां पर एंड गेम की बात कर रही है कि जो भी हमारा गेम है वो एंड होना चाहिए। अब यहां पर जो यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी थे उन्होंने क्या कहा, अमेरिका इज नो लॉन्गर मैनेजिंग ईरानियन थ्रेट, वी आर एंडिंग इट। कह रहा है अभी तक जो ईरान की तरफ से हमें जो खतरा था उसको हम मैनेज कर रहे थे, उसका प्रबंधन कर रहे थे। बात समझ में आया? देखो किसी भी चीज को मैनेज करना, ईरान ने क्या कहा कि जो यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी थे उन्होंने क्या कहा कि अभी तक जो ईरानियन हमारे ऊपर थ्रेट था उसको हम क्या कर रहे थे, मैनेज, लेकिन अब इसको मैनेज नहीं करेंगे, अब ये एंड गेम है, इसको हम क्या करेंगे, खत्म करेंगे। तो ये कोट किसका है, ये ईरान मतलब अमेरिका के जो जिन्होंने ऑपरेशन आउटकास्ट इकोनॉमिक आउटकास्ट की घोषणा की थी उनके ट्रेजरी सेक्रेटरी का। मिलिट्री फेज कंप्लीट, ठीक है। चाइना claims Iran military and nuclear already dismantled by earlier. This is framed as a final phase. This is framed as a the final phase. अब यहां क्या कह रहा है, मिलिट्री फेज कंप्लीट,
यहां कह रहा है कि मिलिट्री फेज जो था, बात समझ में आया, कि जो ईरान के ऊपर वो मतलब जो आक्रमण किया था इजराइल, तो कह रहा है कि जो सेना के तौर पर हमें जो काम करना था वो क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। जो अटैक किया गया था उसने क्या कर दिया था, पूरी तरीके से उसकी न्यूक्लियर और मिलिट्री कैपेबिलिटी को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया। किसके बारे में बात कर रहा है, ईरान। यूएस का कहना यह है कि जो मिलिट्री फेज था वो कंप्लीट हो गया, जिसमें उसकी न्यूक्लियर और मिलिट्री जो कैपेबिलिटी थी वो पूरी तरीके से क्या हो गई, डिसमेंटल हो गई। अब ये जो हमारा फाइनेंशियल फेज अभी स्टार्ट हुआ है, जिसमें तो अब ये जो युद्ध है ये और खतरनाक स्थिति में जाएगा, क्योंकि युद्ध जो होता है वो लड़ाई का इतना खतरनाक नहीं होता जितना फाइनेंशियल खराब होता है। ठीक है, तो ये हमें समझना होगा। अगला कह रहा है जीरो लीकेज डॉक्ट्राइन। अब यहां पर डॉक्ट्राइन क्या, जीरो लीकेज, नो ग्रे स्पेस विल बी टॉलरेटेड। कह रहा है कोई भी लीकेज नहीं होना चाहिए, इसमें कंप्लीट करना है, मतलब एंड ही करना है, कोई भी लीकेज, कोई भी लूपहोल इसमें नहीं होना चाहिए। तो जीरो लीकेज डॉक्ट्राइन का फॉलो किया जाएगा। कंट्रीज क्वाइटली ट्रेडिंग विद ईरान एंड एक्सप्लिसिटली वार्न नॉट जस्ट सैंक्शन एंटिटीज। कह रहा है कि जो भी देश ईरान के साथ ट्रीटी कर रहे हैं, मतलब स्ट्रेट कर रहे हैं, उनको बहुत सख्ती सख्ती दे दिया, कोई इसमें जीरो लीकेज होना चाहिए, कोई भी लूपहोल जो है वो माना नहीं जाएगा। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि ये केवल सैंक्शन एंटिटीज के लिए नहीं है, जो भी देश दुनिया का है वो ईरान के साथ अगर व्यापार कर रहा है तो उसमें कोई किसी भी तरीके की कुताही नहीं बरती जाएगी अमेरिका की तरफ से। बाइनरी अल्टीमेटम। अब बाइनरी अल्टीमेटम क्या है, ईरान गेट्स ओनली टू पाथ, कंप्लीट ग्लोबल आइसोलेशन और पाथ बैक टू द नॉर्मलसी। अब ये कह रहा है कि बाइनरी अल्टम, बाइनरी का मतलब होता है दो, ठीक है, दो अल्टीमेटम दिए गए हैं। पहला, ईरान के पास केवल दो रास्ते हैं। पहला, या तो वो ग्लोबली पूरी तरीके से आइसोलेट हो जाए, अलग थलग पड़ जाए, या जो है अपने आप को पहले की तरह नॉर्मल कर ले, ना कोई न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, ना कोई मिलिट्री कैपेबिलिटी, किसी भी तरीके का कोई, मतलब जो अमेरिका चाहता है वो कर ले, न्यूट्रल, जो अमेरिका और इजराइल चाहते हैं वो कर ले। नो मिडिल ग्राउंड ऑफर, कोई भी बीच का रास्ता नहीं, मध्यम मार्ग नहीं, या तो आर या तो पार, कह सकते हैं या तो आर या पार की लड़ाई है। ठीक है, या तो आर या तो पार, जैसे गांधी जी कहते ना मारो, ठीक है, तो आर पार की लड़ाई जो है ये कही है। ठीक है, करो या मरो वाला जैसा नारा था हमारा, या तो करो या तो मरो। ठीक है, तो वैसे ही है कि या तो अब ईरान जो पूरी तरीके से वैश्विक रूप से पूरा अलग थलग पड़ जाएगा, ग्लोबली आइसोलेट हो जाएगा, या जो है वो पहले के तरीके नॉर्मलसी पीस ट्रीटी जो अमेरिका चाहता है वैसी उसकी बातें सारी शर्तें मान ले। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें मेंस के पर्सपेक्टिव से समझने होंगे। कोई मिडिल का रास्ता नहीं, बीच का रास्ता हमारे पास कोई नहीं है। डॉलर सिस्टम वेपन, थ्रेटन रिमूवल ऑफ यूएस डॉलर सिस्टम ऑफ एनी एंटिटीज फैसिलिटिंग मनी लॉन्ड्रिंग फॉर ईरान। और कोई भी अगर देश ईरान के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की सुविधा करता है, मनी लॉन्ड्रिंग पैसे का मतलब इधर पहुंचा दिया उधर पहुंचा दिया, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, डॉलर सिस्टम, यूएस का जो डॉलर सिस्टम है उससे उसको बाहर कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो है डॉलर सिस्टम, ये एक तरीके का वेपन के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। वेपनाइजेशन जो हो रहा था ना, मोदी जी ने बोला था वेपनाइजेशन को, हमने कहा था कि रिसोर्सेस को वेपनाइज कर रहा है। अब यूएस का डॉलर जो है वो पावरफुल है, तो उसका एक संसाधन हो गया ना, तो उसको वेपनाइज कर रहा है। तो ये जो है मोदी जी ने लाल किले में बोला था, और यही जो है हमारा एक एंड गेम इसका है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हाउ सैंक्शन मशीनरी वर्क। कह रहा है डिजिटल एसेट पे कैसे वर्क करेगा, टेक्नोलॉजी पे कैसे करेगा, गोल्ड पे कैसे करेगा, एविएशन पे कैसे, शिपिंग पे कैसे करेगा। इन्फोर्समेंट टारगेट 60+60। अब यहां पर क्या है, हमें यह समझना होगा टारगेट क्या क्या है इसके, एज पर ट्रेजरी या ओएफसी का जो रिलीज है उसमें 60+ एंटिटीज हैं, इंडिविजुअल है, वेसल है, सैंक्शन ग्लोबली फॉर इनेबलिंग स्लिट न्यूक्लियर, ग्लोबली फॉर इनेबलिंग ईरान स्लिट न्यूक्लियर मिसाइल प्रोक्योरमेंट, साइबर ऑपरेशन एंड ऑयल रिजर्व जनरेशन। तो 60+ एंटिटीज, इंडिविजुअल और क्या है, वेसल्स है जिनको सैंक्शन किया गया है ग्लोबली। ठीक है, उसके बाद कह रहा है शैडो फ्लीट नेटवर्क अक्रॉस यूएई, हांगकांग, चाइना, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, टारगेटेड फॉर ट्रांसमिट ईरानी ऑयल टू फंड IRGC क्वाइट फोर्स। यहां पर कह रहा है एक शैडो फ्लीट नेटवर्क जो है, ठीक है, जो यूएई में है, हांगकांग में है, चाइना में है, सिंगापुर में है, स्विट्जरलैंड में है, जो टारगेटेड फॉर द ट्रांसपोर्टिंग ईरानी ऑयल टू फंड द IRGC, इसको भी किया गया है। 4 ईरानियन साइबर एक्टर, 4 ईरान के साइबर एक्टर, सैंक्शन इन कोऑर्डिनेशन विद FBI, इंडेक्टेड इन 16 इंडिविजुअल टाइड विद ईरान मिलिट्री इंटेलिजेंस। यानी कि जो भी साइबर के इंडिविजुअल है जो मिलिट्री इंटेलिजेंस के लिए काम कर रहे हैं, साइबर के जो एक्टर हैं, ठीक है, उनको सैंक्शन किया गया है
वो किसके साथ कोऑर्डिनेशन करके, एफबीआई के साथ, ठीक है, एफबीआई के साथ, ठीक है। और क्यों किया जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक इंटेलिजेंस में साइबर रूप से मदद उनको पहुंचा रहे थे। तो एक तो शैडो फ्लीट की बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि शैडो फ्लीट कहां पर है, जो यूएई में है, ठीक है। उसके बाद चीन में है, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। ठीक, यूएई में, जो ईरान के ऑयल को क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है। बात समझ में आ गया। तो एक तो हमें समझ में आ गया, ठीक, समझ में आ गया। तो ये हमें समझना क्या है कि एक तो एंटिटीज हो गई, शैडोफिट हो गई, और 4 ईरानियन साइबर एक्टर हैं जो एफबीआई के साथ कोऑर्डिनेशन से जिन पर सैंक्शन लगाए गए हैं, जो ईरान की जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है उसमें मदद करते थे। ए मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सैंक्शन रिपोर्टेडली एक्सपेक्टेड टू विद इन डेज ऑफ अनाउंसमेंट सिंगलिंग फंडर एंड एक्सटेंडेड। अब अभी तो ये कहा गया है, अब कह रहा है कि एक मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसको भी आने वाले समय में क्या किया जाएगा, सैंक्शन किया जाएगा। उसको भी आने वाले समय में क्या किया जाएगा, सैंक्शन किया जाएगा, ठीक है। तो ये हमें समझना होगा कि जो मेन टारगेट है, इन्फोर्समेंट टारगेट है, वो बता दिए 60+ एंटिटीज। शैडो फ्लीट का मतलब होता है कि जैसे किसी हमें एक देश को सामान भेजना है, लेकिन हमें पकड़ने तो छुपा के हमने भेजा है सामान, तो उसको बोलते हैं शैडो फ्लीट। तो शैडो फ्लीट नेटवर्क कहां कहां है, यूएई में है, हांगकांग में है, चाइना में है, सिंगापुर में, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। ये 5-6 देशों के नाम है जो, और ये क्या करते थे, छुपा के ऑयल भेजते थे और फंड करते थे किसको, जो आईआरजीसी फोर्स है उसकी, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड, कोस्टल गार्ड, ठीक है, इसको, और जो तुम्हारा क्वेट फोर्स है उनको फंड करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, तेहरान ने क्या कहा है। तेहरान ने कहा है, इसका पहले जवाब देते हैं, एनी एस्केलेशन टू दिस सैंक्शन विल अनडाउटली विग अबाउट कॉन्सिक्वेंस, आवर हैंड इज नॉट टाइट। अब इनका कहना यह है कि भैया हमारे हाथ बंधे नहीं है, आवर हैंड आर नॉट टाइट। कहते ना हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी है, यानी कि मेरे हाथ बंधे नहीं है। कोई भी एस्केलेशन होता है इस सिचुएशन में, ठीक है, उसके परिणाम होंगे, ठीक है, वो अपने साथ परिणाम लेगा। किसने कहा है, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने। इलीगल फ्रेमिंग, इन्हें जो सैंक्शन कहा है उन्होंने क्या कहा है, इलीगल। कह रहा है ईरान कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रीसीडिंग इजराइल कैंपेन वोली अनप्रोवोक्ड, इलीगल एंड इलिमिटेड, ठीक है। कह रहा है कि जो भी ईरान कैरेक्टराइज द प्रीसीडिंग, जो भी मिलिट्री कैंपेन जो किया था इजराइल, जो भी से समझो, जो भी इजराइल और यूएस ने मिलिट्री कैंपेन किया था, जो जहाज मिसाइलें मारी थी, कह रहा है अनप्रोवोक्ड थे। अनप्रोवोक्ड का मतलब हुआ हमारी तरफ से उसको उकसाया नहीं गया था, ठीक है। तो क्या बताया है, ये पूरी तरीके से कैसे थे, अनप्रोवोक्ड थे, इलीगल थे, इलिमिटेड थे। अनप्रोवोक्ड थे, हमने नहीं उकसाया था, इलीगल थे, गैर कानूनी थे, इलेगिटिमेट थे, विधायी रूप से भी नहीं थे, जो अंतरराष्ट्रीय कानून कहते हैं उसमें भी नहीं था, ठीक है। रिजेक्टिंग वाशिंगटन सेल्फ डिफेंस नैरेटिव इंटायरली। अब यूएस ने कहा था कि सेल्फ डिफेंस में हमने ये किया है, तो इन्होंने क्या कर दिया, सेल्फ डिफेंस को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि हमसे कोई खतरा ही नहीं, तो सेल्फ डिफेंस कैसा। उसके बाद कह रहा है थ्रेट टू द काउंटर कॉन्सिक्वेंस। अब इन्होंने फिर वही कहा कि जो भी आप कर रहे हो उसके आपके काउंटर कॉन्सिक्वेंस, परिणाम होंगे। रेसिस्टेंस नैरेटिव कंटिन्यू, ईरान सुप्रीम नेशनल कॉल फॉर द कैंपेन फॉर ब्रूटल ऑपरेशन बाय एन एनिमी हु रॉन्गली इम्प्रेजेंट नेशन विल सरेंडर। अब इसको फिर देखो वही दिक्कत हो गई, फोटो में छुप जाता है, 1 मिनट होल्ड करना। ठीक, हाँ, इन्होंने कहा कि कई देशों ने ऐसा गलती से सोच लिया है कि ईरान सरेंडर कर देगा, ये होने वाला नहीं है, ठीक है। ईरान सरेंडर कर लेगा, ये होने वाला
नहीं है। अगला कह रहा है ईरानियन ऑफिशियल हैव सेपरेटली रिजेक्टेड एनी यूएस रोल इन इंटरनल सक्सेशन एंड लीडर। हाँ, ये चीज आपको समझनी होगी। वो ईरान यूएस का कहना वहां पर है कि रिजाइम चेंज हो जाए, कहां पर, ईरान में। तो इन्होंने ईरान के जो अधिकारी उन्होंने कह दिया कि यूएस का कोई इंटरनल सक्सेशन में मतलब उत्तराधिकारी कौन बनेगा या लीडरशिप कौन चूज करेगा, इसमें कोई मतलब अधिकार नहीं है। तो इसको हम पूरी तरीके से क्या नहीं कर सकते, सोवरेनिटी रिजेक्शन, यानी ये हमारा संप्रभु अधिकार है, हमारे देश में कौन राज करेगा, किसकी लीडरशिप होगी और क्या होगा। नेक्स्ट चलते हैं, resilience narrative we have adopted before। ईरान का पर्सपेक्टिव पार्ट, ईरान पॉइंटेड टू नियरली 5 decades of sanction entry। कह रहा है कि हमारे पास सैंक्शन कोई नई बात हमारे लिए नहीं है, हमारे पास लगभग पिछले 50 सालों से क्या है, सैंक्शन लगे हुए। ईरान फ्रेम इटसेल्फ स्टेट दैट हैज विथस्टूड इकोनॉमिक प्रेशर सिंस 1979। कह रहा है 1979 से हमारे ऊपर सैंक्शन है, इकोनॉमिक प्रेशर बना, तब से हम सर्वाइव कर गए, तो आगे हमारा तुम क्या कर लोगे। न्यू ट्रेडिंग पार्टनरशिप बिल्ड स्पेशली रूट अराउंड वेस्टर्न सेक्शन, चाइना एज ए डोमिनेंट ऑयल बायर। ठीक है, कह रहा है चाइना हमारा डोमिनेंट ऑयल बायर है। ठीक है, 90% के लगभग एक्सपोर्ट जो है हम करेंगे। ठीक है, पार्टनरशिप, न्यू ट्रेडिंग पार्टनरशिप बिल्ड स्पेसिफिकली टू रूट अराउंड वेस्टर्न सेक्शन। ठीक है, डोमेस्टिक इंडिविजुअल इंडस्ट्रियल सब्स्टिट्यूशन प्रेजेंटेड एज ए स्ट्रेटेजिक सेल्फ रेजिलियंस रादर देन द वीकनेस। कह रहा है हमारे पास डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल सब्स्टिट्यूशन भी है, एक्सप्लिसिट सिग्नल दैट मेजर पावर रिफ्यूज टू कंप्लाई। और यह भी कहा है कि जो मेजर पावर है चीन और रशिया, चाइना और रशिया, उन्होंने जब कह दिया है कि हम जब इसके साथ कंप्लाई नहीं करेंगे जो आप सैंक्शन लगा रहे हो, तो काहे का हमारा आइसोलेशन होगा टोटल। जब यही नहीं कंप्लाई करेंगे तो काहे का आइसोलेशन होगा। और यहां पर तो पाकिस्तान भी साला व्यापार करेगा उसके साथ। ठीक है, वो तो है ही है गधा। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है व्हाट इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग सोर्स सैंक्शन हैव हिस्टोरिकली रेज द प्राइस ऑफ बेसिक गुड्स इनसाइड ईरान। कह रहा है जब सैंक्शन लगेंगे तो बेसिक गुड जो है उनके प्राइस क्या हो जाएंगे, एस्केलेट कर जाएंगे, उसके प्राइस जो है वो बढ़ जाएंगे। द रेजिलियंस नैरेटिव डज नॉट इरेज रियल इकोनॉमिक एंड ऑर्डिनरी सिटीजन। ये कह रहा है ईरान ने कहा कि हमारी इकोनॉमिक रेजिलियंस ही है। ठीक है, बाकी कह रहा है कि जब प्राइस बढ़ेंगे तो जनता रोड पे आ जाएगी, तब तो आपके ऊपर प्रेशर पड़ेगा ना। इनका कहना है इन्फोर्समेंट ऑफ एग्जिस्टिंग सैंक्शन हैज बीन इन कंसिडरेशन द यूएस ओनली पार्शियली इन्फोर्स प्रायर मेजर व्हिच इज प्रिसाइसली जीरो लीकेज क्लेम टू द नाउ फिक्स। ठीक है, अब ये वही बात कह रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। चाइना's continue to buying a signal largest gap in sanction wall, it response the new pressure remain real test of total isolation। अब कह रहा है चाइना, अगर चाइना और रशिया जो है वो अगर कंप्लाई नहीं कर रहे हैं और ऑयल जो है लगातार खरीदते रहते हैं, चाइना के पास तो लैंड रूट भी है ना, पाकिस्तान के बल्ले बल्ले है, वो ईरान को ऑयल बॉर्डर से लेगा बिना चुप्पे चुप्पे से, और उसके बाद चाइना को बेचेगा, वो बीच में कमीशन खाएगा, वो तो साला है कमीशन खोर। ठीक है, तो कमीशन तो उसको खाना है। ठीक है, तो इस समय पाकिस्तान की बल्ले बल्ले, युद्ध से सबसे ज्यादा लाभ पाकिस्तान उठा रहा है। ठीक है, दोनों को मीडिएशन में बुलाया, खूब होटलबाजी करी, बढ़िया मौज करी, पैसा लिया दोनों देशों से, कुछ हुआ नहीं। ठीक है, तो वो मजे में है, बाकी तो सब चल रहा है। इन रिस्पॉन्स टू न्यू प्रेशर रिमेन रियल टेस्ट ऑफ कह रहा है कि चाइना जो है और रशिया जो है वो ये कह रहा है कि हम मानेंगे ही नहीं सैंक्शन को। ये रियल टेस्ट होगा कैसे चाइना और रशिया को यूएस बनाने का प्रयास करता है। ईरान थ्रेट रिटेलिएशन अगेंस्ट थर्ड कंट्रीज रेज रीजनल एस्केलेशन रिस्क, ए कोस्ट ऑफ एक्सटेंड द यूएस रिलेशन। ईरान कह रहा है कि जो भी दूसरा तीसरा देश है जिसके यूएस के साथ हम फिर रिटेलिएट करेंगे, हम भी तो कुछ रिटेलिएशन करेंगे। ईरान ने ये रिटेलिएशन किया, जैसे आपने देखा होगा कि ईरान में जब यूएस ने हमला किया तो वो यूएई मारने लगा, जॉर्डन में मारने लगा, सीरिया में मारने लगा, ओमान में मारने लगा, जहां उसको मिसाइल मिल रही थी, जहां जहां यूएस संबंध थे वहां मारने लगा। तो अब जब युद्ध में ईरान ने हर उस जगह हमला किया जहां यूएस के साथ रिलेशन थे, यूएस के बेसिस थे, तो क्या इकोनॉमिक वॉर में नहीं करेगा, वो भी तो करेगा ना, तो रिटेलिएट करेगा, तो ये भी यूएस की रिलेशनशिप एक्सटेंड बियॉन्ड द यूएस। अब ये यूएस और ईरान के रिलेशनशिप से अलग निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि और देशों पर भी इसके जो है डोमिनो इफेक्ट जो है वो पहुंचेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कह रहा है सम फैक्ट एंड अपोजिट फ्रेमिंग। मिलिट्री स्ट्राइक इशू क्या है। ठीक है, अब ये आप लोग अपने मन से पढ़ लेना, कुछ फैक्ट है, इशू क्या है। मिलिट्री स्ट्राइक जो की गई थी, यूएस ने क्या कहा, लेजिटिमेट है, ईरान ने कहा अनप्रोवोक्ड, इलीगल और इलिमिटेड। ये सारे शब्द आपको देखिए, ये सारे शब्द क्या होते हैं आपको पता होंगे इसका मतलब क्या है, लेकिन एक चीज समझनी होगी, जब आंसर राइटिंग लिखते हैं ना तो आपको यही वोकैबुलरी यूज करनी पड़ती है कि अनप्रोवोक्ड, इलीगल, इलिमिटेड। ठीक है, समझ में आ गया। पर्पस ऑफ सैंक्शन क्या है, एंडिंग द परमानेंटली एंड गेम। यूएस की तरफ से क्या है, कंटिन्यूशन ऑफ
डिकेड्स लॉन्ग ऑफ। यूएस ने कहा कि जो हमारे सैंक्शन है वो एंड गेम है, कि अब युद्ध खत्म करना है। ईरान ने कहा ये तो जो पहले से चला आ रहा है तो वही है, उसी के आगे तुमने और लगा दिए सैंक्शन, हमारा क्या करोगे। कंट्रीज स्टिल ट्रेडिंग विद ईरान, ऑपरेटिंग इन एक्सटेंडेबल ग्रे स्पेस। कह रहा कोई भी अनएक्सपेक्टेबल होगा अगर कोई ईरान के साथ करता है। प्रूफ ईरान इज नॉट ट्रूली आइसोलेट हैंड नॉट टाइज। और उसने ईरान ने क्या कहा कि हमारे हाथ बंधे नहीं, ईरान आइसोलेट पूरी तरीके से नहीं होगा। और चीन और रशिया वाला एंगल यहां पर तो आ ही गया कि चीन और रशिया ने क्या कहा, हम तो करेंगे। ईरान इकोनॉमिक कैपेसिटी, ए विदरिंग रिजाइम फेसिंग सस्टेनेंस इकोनॉमी, रेजिलिएंट नेशन अडॉप्टेड फॉर 75 ईयर्स। फिर वही बात कह रहा है कि सस्टेनेंस इकोनॉमी कमाते खाते हैं, रेट बढ़ेंगे तो दिक्कत होगी। इन्होंने कहा कि हमारी इकोनॉमी जो है वो रेजिलिएंट है। ठीक है, ठीक है। व्हाट हैपन नेक्स्ट, टोटल आइसोलेशन और फुल कैपुलेशन, नो मिडिल पाथ। कह रहा है या तो पूरी तरीके से हमारी तरफ आओ या तो टोटल आइसोलेशन, जो लोग कोई भी मध्यम मार्ग नहीं है। और ईरान ने क्या, हार्श कॉन्सिक्वेंस फॉर ईरान एंड इट्स पार्टनर, यूएसए ने इस पार्टनर। इन्होंने कहा कि यूएस और उसके पार्टनर है उनके ऊपर क्या होगा, बहुत ज्यादा हार्श परिणाम होंगे, कठोर परिणाम होंगे। अब यूएस के पार्टनर कौन है मिडिल ईस्ट में, यूएई है, सऊदी अरेबिया है, पाकिस्तान है, ये सब इनके पार्टनर हुए ना। और भी मिडिल ईस्ट के देश हैं, ठीक है, कतर है, ठीक है। इनके अब ये इन्होंने सैंक्शन लगा तो ये भी तो कुछ ना कुछ करेगा, तो इन्होंने ये पूरी अभी तो सीन चल रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चल रहा है ग्लोबल टेस्ट, अलाइन विद यूरोप प्रेशर, यूएई, ठीक है, हाल्टेड ऑल ट्रेड विद ईरान। यूएई ने पूरा ईरान के साथ क्या था, ट्रेड जो है वो बंद कर दिया था। ए मेजर ब्लो गिवन इट्स रोल एज ए की रीजनल पार्टनर। और अभी तक क्या था कि यूएई जो था उसके साथ ट्रेड क्या था, एक की रीजनल पार्टनर था ईरान का। यूएई जो था ईरान का की रीजनल पार्टनर, उसने क्या कर दिया, पूरी तरीके से ट्रेड जो है क्या कर दिया, बंद कर दिया 17 अगस्त 2026 को। पाकिस्तान मीडिएटिंग रादर देन द डिफाइंग, आर्मी चीफ इंगेजिंग विद ट्रंप। अब आर्मी चीफ असीम मुनीर जो थे वो ईरान गए हैं समझौता करने, समझौता मतलब बातचीत करने। तो इसने क्या कहा है कि ये मध्यस्थता अभी भी लगे पड़े कि हम मध्यस्थता करेंगे, ठीक है, डिफाई नहीं किया पूरी तरीके से, ठीक है। और क्या हुआ, ओमान, ओमान कह रहा है इंगेजिंग डिप्लोमेटिक स्टेट ऑफ हार्मोज इशू सीन एज स्टेबलाइजिंग यूएस अलाइन चैनल। अब ये भी कह रहा है कि हम डिप्लोमेटिकली हैंडल करेंगे। तो तीन देश मेन हो गए, यूएई, पाकिस्तान और ओमान। अभी बताया था यूएई ने ट्रेड बंद कर दिए पूरी तरीके से, पाकिस्तान क्या कह रहा है, वो मीडिएटिंग करने के लिए कह रहा है, और ओमान क्या कह रहा है, हम डिप्लोमेटिकली हैंडल कर लेंगे हार्मोज वाला जो इशू है उसके साथ। चाइना क्या कह रहा है, 90% ईरान का ऑयल एक्सपोर्ट होता है, मेड इट क्लियर इट विल नॉट कंप्लाई द यूएस सैंक्शन। तो 90% तेल जो खरीदता है उसने तो मना कर दिया। रूस ने कहा सिमिलर नॉन कंप्लायंस, डीपनिंग द ईरान रशिया चाइना अलाइनमेंट एंड वाशिंगटन प्रेशर। अब यहां पर एक क्या हो रहा है कि जब रशिया ने मना कर दिया तो अब यहां पर एक नया ट्रेंगल बन रहा है, ट्रेंगल कह सकते हैं, त्रिपक्षीय गुट बन रहा है ईरान, रशिया और चाइना का। ईरान, रशिया और चाइना का किसके अगेंस्ट, वाशिंगटन के अगेंस्ट, क्योंकि इन दोनों ने क्या कर दिया है, मना कर दिया। तो अब दुनिया बटेगी दो खोने, कई ग्रुप बनेंगे। इंडिया हिस्टोरिकली ए ग्रोजन प्लेयर, वॉकिंग ए केयरफुल विदाउट ओपन अलाइनमेंट विद आइदर वेज। भारत जो है देखते हैं आगे क्या करता है, ठीक है, लेकिन कह दिया है भारत जो है वो एक ग्रे जोन प्लेयर है, ठीक है, ना इधर ना उधर। ग्रे जोन प्लेयर का मतलब होता है ना इधर साइड। अब ये टर्मिनोलॉजी आपको लिखने के लिए जो है वो जब आंसर लिखने को आता है तो ये टर्मिनोलॉजी आप इससे उठा लीजिएगा। यही टर्म आप अगर यूज करते हैं तो आपके लिए काफी बेटर होगा। कह रहा ना इधर ना उधर, हम दोनों तरफ। नेक्स्ट है रीडिंग बिटवीन द बोथ नैरेटिव। अब दोनों नैरेटिव के बीच की बात क्या है, रीडिंग बिटवीन द लाइन होता है ना कि जो बात नहीं कही उसको समझते हैं। बोथ साइड कह रहा है बोथ साइड ओवर स्टेट सर्टेनिटी, ठीक है। रियल वेरिएबल इज चाइना, जीरो लीकेज सिग्नल बट नॉट ए स्विच, एस्केलेशन रिस्क कट बोथ साइड। ये वही बातें बार बार रिपीट करेगा, ठीक है। तो अब इसको आगे अब लोग देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। नेक्स्ट में है मेंस पर्सपेक्टिव से क्या है, ठीक है, क्वेश्चन क्या आ सकते हैं। सेकेंडरी सैंक्शन रिप्रेजेंट फॉर्म ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल पावर प्रोजेक्शन, डिस्कस द रेफरेंस यूएस एक्शन एंड रीराइट, ठीक है। ये कह रहा है क्रिटिकली एग्जामिन द इफेक्टिवनेस ऑफ कोएर्शन एज ए टूल ऑफ फॉरेन पॉलिसी, क्रिटिकली एग्जामिन इफेक्टिवनेस ऑफ इकोनॉमिक कोएर्शन एज ए टूल ऑफ फॉरेन पॉलिसी। कह रहा है कि आर्थिक जो तरीके से जो हम प्रेशर बनाते हैं वो एक फॉरेन पॉलिसी का टूल बन गया है, उसका हम लोगों को क्रिटिकली, उसको हम लोगों को क्या करना है, क्रिटिकली एग्जामिन करना, उसके प्रभाव को समझ लो। हमें क्रिटिकली एग्जामिन करना है किसके प्रभाव को, किसके प्रभाव के,
इकोनॉमिक कोएर्शन जो फॉरेन पॉलिसी के एक टूल के रूप में उपयोग की जाती है। समझ में आया? तो कीवर्ड तो आपको इसका पता क्रिटिकल कीवर्ड क्या, इफेक्टिवनेस ऑफ इकोनॉमिक कोएर्शन। इकोनॉमिक कोएर्शन जो है वो कितना प्रभावी है, ठीक है, एक फॉरेन पॉलिसी के टूल के रूप में, ठीक है। और यूजिंग 2026 का यूएस एंड ईरान जो केस है इससे रिलेटेड, तो कितना प्रभावी है अगर फॉरेन पॉलिसी में इकोनॉमिक कोएर्शन जो है हम इसको टूल को यूज करते हैं, उसके रूप को क्रिटिकली एग्जामिन करना जीएस पेपर 2 में ही आ सकता है। अच्छा, इसमें इंडिया का भी रोल पूछ सकता है, तो अभी देखते हैं इंडिया क्या करता है, क्या है उसमें देख लेते हैं। इन इंटरनेशनल रिलेशन एवरी नैरेटिव एज ए काउंटर नैरेटिव। अब कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय युद्ध में, ये ऐसे का टॉपिक है, ठीक है, क्या है, अंतरराष्ट्रीय युद्ध में एक जो नैरेटिव होता है उसका एक काउंटर नैरेटिव होता है, एंड द ट्रूथ यूजुअली लाइज इन ए गैप बिटवीन देम। और जो ट्रूथ होता है वो क्या होता है, दोनों के बीच में कहीं होता है। बात समझ में आ गया? कह रहा अंतरराष्ट्रीय संबंधों में एवरी नैरेटिव एज ए काउंटर रिलेटिव, प्रत्येक नैरेटिव का एक काउंटर रिलेटिव होता है, और जो सच होता है वो इन दोनों के बीच में होता है। बात समझ में? यानी कि मान लीजिए हमने कोई नैरेटिव चलाया और एक ने काउंटर नैरेटिव चलाया, जो सच होगा वो उसके बीच में होगा। ये ऐसे के टॉपिक में पूछा जा सकता है, ठीक है। जीएस पेपर 3 में एनालाइज द हाउ ग्रेट पावर सैंक्शन रेजाइम क्रिएट डायलेमा ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इन मिडिल पावर, ठीक है, सच एज। अब फिर इसमें देखो वही छुप गया, अब इसको कुछ करना पड़ेगा इसका यार। हाँ, ये कह रहा है एनालाइज हाउ ग्रेट पावर सैंक्शन रेजाइम क्रिएट डायलेमा ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी फॉर मिडिल पावर सच एज इंडिया। कह रहा है कि जो ग्रेट पावर है, महान शक्तियां हैं, जैसे यूएस और चाइना, यूएस और रशिया, जैसे क्या हुआ ना कि अभी यूएस ने मना किया था कि तेल नहीं खरीदना रशिया से, तो कह रहा है कि जो, अच्छा, हमें अपनी स्वायत्ता भी बरकरार रखनी है, कैसे हम मान लें, तो कह रहा है एनालाइज करना है, हमें विश्लेषण करना है कि हाउ ग्रेट पावर सैंक्शन, यानी जो महान शक्तियां उनके जो सैंक्शन होते हैं, उनकी जो सैंक्शन वाली नीति होती है, क्रिएट ए डायलेमा ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी फॉर मिडिल पावर, मिडिल पावर के लिए एक मतलब डायलेमा क्रिएट करती है ऑटोनॉमी में, स्ट्रेटेजिक सामरिक स्वायत्ता में एक डायलेमा क्रिएट करती है, जैसे भारत। तो इसको भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा है, ठीक है। समझ लो ऐसा ये है कि दो देश आपस में लड़ रहे हैं, बड़े देश हैं, और उसमें जो मिडिल हैं, जो बीच के हैं, वो पिस रहे हैं। आया था ना ऐसे को टॉपिक, जब दो हाथी लड़ते हैं तो घास रौंदी जाती है, तो ये उसका बहुत लेटेस्ट मतलब एक एग्जांपल है। एक टॉपिक था ना, दो हाथी लड़ते हैं तो घास रौंदी जाती है, तो वही कह रहा है कि ये मतलब दो ग्रेट पावर लड़ेंगी तो जो मिडिल पावर है उनकी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो है उसमें एक डायलेमा क्रिएट करती है। तो ये एक उसका भी उदाहरण है, ठीक है। जैसे हुआ क्या कि चीन, यूएस और ईरान की लड़ाई हुई, और छोटे छोटे देशों में तेल की और उसकी जो है खपत हो गई, तो लोगों में, पब्लिक को इसके मना बना गया। तो ये एक एग्जांपल जो है आप उसमें कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है टू स्टेट्स सेम अनसर्टेन आउटकम। अब जो यूएस है, उन्होंने कहा था कि हम स्टोन एज में ले आएंगे। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा सा ना बहुत ज्यादा वो भी करते हैं, ऊट पटांग बहुत बोलते हैं, आज ये और वो, स्टोन एज में ले आएंगे, खत्म कर देंगे, ईरान समाप्त हो गया, नेवी बर्बाद कर। जब तुमने सबका बर्बाद कर दिया तो फिर सैंक्शन लगाने की जरूरत क्या है, यानी कि नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये समझना है कि टू स्टोरीज है, टू स्टोरीज मतलब सबकी अलग कहानी, यूएस की अलग कहानी, ईरान की अलग कहानी। हकीकत कह रहा है ना ग्रे एरिया में, बीच में ये नैरेटिव चला रहे हैं, ये काउंटर नैरेटिव चला रहे हैं, यूएस कहता है ये नैरेटिव चलाते हैं, और रास्ता किसमें है, बीच में कहीं पर है। सच किसमें किसमें छुपा है, बीच में। परेशान दोनों है, यूएस भी और ईरान भी। यूएस कह रहा है हम जीत गए, यूएस का प्रेस्टिज का इशू है कि उसका कहना है कि हम इतनी बड़ी शक्ति, लेकिन तुम ईरान को तो नहीं हरा पाए, तुम कहते दुनिया के राजा। तुम ईरान को क्या कर पाए इतने दिनों में, 6-7 महीने हो गए, तुमने क्या कर लिया, कुछ नहीं कर लिया। वो आज भी वही वैसे के वैसा। अब ईरान कहता है हमारा कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो हुआ वो ईरान को ही पता है। तो कह रहा है कि सच जो होता है वो बीच में, अभी एक क्वेश्चन था ना मेंस का, जो सच होता है वो किसके बीच में होता है, काउंटर नैरेटिव और नैरेटिव के बीच में, ठीक है। तो ये जो 3 पॉइंट है, ये हमेशा फॉर द स्टूडेंट, दिस इज अ लाइफ केस स्टडी हाउ कोअर्सिव डिप्लोमेसी। ये कह रहा है ये जो आईआर के स्टूडेंट है, यानी कि जो आपके जीएस पेपर के स्टूडेंट है, उनके लिए एक लाइव केस है, किसके लिए, कोअर्सिव डिप्लोमेसी की, क्रूरता वाली जो डिप्लोमेसी होती है, नैरेटिव वॉरफेयर, मिडिल पावर हेजिंग, इंडिया पाकिस्तान एंड यूएई इंटरेक्ट विद रियल टाइम। तो ये आपको समझना होगा कि इसमें इसका जो है मेन उद्देश्य क्या था।
तो ये हो गया आज का आपका टॉपिक, करंट अफेयर्स का रिलेटेड था, आपके जीएस पेपर 2 से संबंधित था। इसके बारे में जैसे जैसे अपडेट आएंगी हम लोग और टॉपिक को करते रहेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, कल हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग चंपकन दोहराई राजन केस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो यूएस ईरान की जो इसमें बढ़ती हैं कुछ चीजें या भारत का जो जवाब आता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।